Morning students, today I am going to start chapter 2 and chapter's name is European powers in India. आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें दो मेन बातें हैं। वो सबसे पहले मैं इसकी बात कर पहला एडम स्मिथ, ये कौन था? तो एडम स्मिथ एंड 18th सेंचुरी स्कॉट प्रोफेसर, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। अब ये स्कॉटलैंड कहाँ है? तो स्कॉटलैंड हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है और इनका जो आइडियोलॉजी था वो यूरोपियन बाजार में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सभी देशों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा और सभी देश इनके आइडियोलॉजी को मान करके आगे बढ़े, जो कि आगे चल करके यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया। उसके बाद हमारा है वास्को डी गामा। ये कौन था? इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वास्को डी गामा एंड एंकर्ड ऑन द वे टू इंडिया ऑन अप्रैल 14, 1498। शुरुआती में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वर्ल्ड में पूरा फेम था, हर कंट्री को पता था कि अरे वर्ल्ड में भारत एक देश है जो सोने की चिड़िया कहा जाता है। हर कोई भारत आना चाहता था, लेकिन भारत आने का रास्ता किसी को पता नहीं था और अंत में वास्को डी गामा को इस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि भाई तुम भारत का खोज करो, भारत किधर है, भारत का जाने का रास्ता किधर है। और अंत में वास्को डी गामा इस काम को करने के लिए तैयार हुआ। फाइनली 3-4 बड़े जहाज को किया, अपने खास एक्सपर्ट को इंडिया और वो भारत की खोज पे चल पड़ा। उसको कुछ क्लू दिया गया था कि भारत के लोग जो होते हैं वो काले होते हैं, भारत बहुत रिचेस्ट कंट्री है और इस तरह से वो बहुत सारा उसको क्लू दिया गया था। और वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकल पड़ा भारत की खोज पर। अनफॉर्चुनेटली वास्को डी गामा रास्ता भटक गया और वो ऐसे आइलैंड पे पहुंच गया जहाँ पे उसको जो क्लू दिया गया था वो मैचिंग कर रहा था। जब उस आइलैंड पे पहुंचा तो वहाँ को देख करके वो बहुत खुशी से झूमने लगा कि अरे मैंने तो इंडिया का खोज कर लिया। वहाँ के लोग भी, उस आइलैंड के लोग काले थे, लेकिन अब जो दूसरा जो क्लू दिया गया था वो उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल हो रहा था। उसको क्लू था कि इंडिया बहुत रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन इस आइलैंड के जो लोग होते थे वो बहुत ही पुअर से पुअर होते थे। फाइनली उनको बाद में पता चला कि नहीं, मैंने तो किसी और आइलैंड के बारे में पता लगा लिया, ये इंडिया नहीं है। बच्चों, वो आइलैंड आज के डेट में वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग जब भी मैच वगैरह देखते हैं तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ही कुछ इस तरह का है कि वहाँ के मैक्सिमम लोग जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। फाइनली वास्को डी गामा ने अपने जहाज को टर्न किया और वो 14 अप्रैल 1498 को वो भारत के सतह पे वो कदम रखा। यानी वास्को डी गामा वो पहला शख्स था जो भारत के धरती पर वो कदम रखा था और इस तरह से पुर्तगाल ने वास्को डी गामा ने भारत आने का रास्ता खोल दिया और पुर्तगाल सबसे पहले यहाँ पे भारत के धरती पे कदम रखा और वो यहाँ से व्यापार करना शुरू किया। बच्चे, ये जो पोर्तुगाल है, पोर्टुगीज है, ये हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है और ये इसकी राजधानी हमारा लिस्बन है और यहाँ से वो भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। उस समय यहाँ का स्पाइसेस, यहाँ का टी, यहाँ का आइवरी, यहाँ का क्रॉप्स, ये सब यूरोपीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका डिमांड था, इसलिए हर कोई चाहता था कि हम भारत के साथ अपना व्यापार करें। पुर्तगाल के बाद वहाँ से व्यापार करने के बाद हमारे धरती पर सबसे पहले डच, जिसको हम लोग हॉलैंड भी कहते हैं या नीदरलैंड कहते हैं, ये हमारे धरती पे कदम रखा। तो ये ज़्यादा दिनों तक हमारे देश पर ना ये शासन कर पाया ना ये शासन कर पाया। इसके बाद हमारे देश में फ्रांस आता है। बच्चे, ये जिसमें पुर्तगाल का शासन था, इसको देख करके हमारी धरती पर नीदरलैंड या हॉलैंड आया और इसको देख करके हमारी धरती पर फ्रांस आया। लेकिन ये तीनों जो देश थे ये हमारे सिर्फ साउथ इंडिया में सिमट के रह गया। अब फाइनली हमारा कौन आता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड उस समय पर सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है, डेवलप कंट्री माना जाता था। अगर कहें अमेरिका से भी ज़्यादा, बिल्कुल अमेरिका से भी ज़्यादा। उस समय वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री हमारा इंग्लैंड था और फ्रांस और इंग्लैंड में लगभग 19 ईयर्स तक लड़ाई हुआ, जिसमें फर्स्ट बैटल हमारा 1744 से 1748 तक, 1748 से 1754 और 1750 से 1763। तो इस तीनों लड़ाई में लगभग 19 ईयर्स को लड़ाई चला। उसमें हर बार इंग्लैंड
विनर होता था किससे? फ्रांस से। और फाइनली भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। तो इस तरह से साउथ इंडिया में पूरी तरह से अधिपत्य कब्जा जमाने के बाद जो है अब इंग्लैंड का अगला टारगेट जो है अब वो नॉर्थ इंडिया था। बच्चे सेकंड पॉइंट है द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश। भारत में ब्रिटिश का जो शासन शुरुआत हुआ, भारत में ब्रिटिश को जो सफलता मिला, सक्सेस मिला, बाकी कंट्री को नहीं मिला लेकिन इंग्लैंड को मिला। क्यों मिला? तो इसमें सबसे पहला मेरा कारण था कि ब्रिटिश जो था वो भारत का मेन बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, जिसको आज की डेट में हम लोग मुंबई, इसको कोलकाता और ये हमारा चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ये तीनों हम गौर करें भारत के मैप में अगर हम गौर करें तो ये हमारा कोस्टल एरिया में पड़ता है। और उस समय हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था, सिर्फ हमारा वाटर बेस था। और अंग्रेज ने क्या किया? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उस जगह से शासन कब्जा कर लिया। जबकि फ्रांस के पास जो क्या था? माने था, चंडीगढ़ था और पौंडीचेरी, ये सब भी हमारा कोस्टल एरिया में पड़ता है लेकिन बहुत छोटे छोटे जगह में पड़ता है। दूसरा हमारा पॉइंट था फुल कंट्रोल ओवर द सी रूट, जो भी हमारा वाटर वेज था उसमें इंग्लैंड का शासन शुरू से था। बच्चे एक बात हम गौर करें, ये जो सी रूट है हमारा, ये पहले भी और आज भी जो इंग्लैंड का काफ़ी ज़्यादा उस पर मजबूत है, इसमें हमारा सी रूट के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग साउथ इंडिया में देखें, गौर करें कि 1 बाय 1 करके जो भी कंट्री आया उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा कौन था? इंग्लैंड था। और साउथ इंडिया में जब मजबूत होने के बाद अब इंग्लैंड का अगला टारगेट हमारा नॉर्थ इंडिया था। और नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे? तो बंगाल में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द बंगाल। तो बच्चे इस तरह से जब अंग्रेजों ने अपना अगला टारगेट किया मुंबई सॉरी कोलकाता पे, तो उस समय कोलकाता के जो शासक थे कौन थे? अलवर्दी खान थे, जो 1740 से 1756 तक वो वहाँ पे शासन करता था। लेकिन अलवर्दी खान फाइनली ज़्यादा दिनों तक वो शासन नहीं कर पाया और बाद में इसकी छोटी बहन का बेटा यानी सिराजुद्दौला वो वहाँ पे शासन करना शुरू किया। लेकिन सिराजुद्दौला का जो कैरेक्टर था उसको नापसंद था, उसको कोई आदमी लाइक नहीं करता था, ना उसके ऑफिशियली लाइक करते थे, ना बैंकर्स लाइक करते थे, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही कुछ इस तरह का था। और फाइनली वहाँ पे मीर जाफर वहाँ पे शासक बना और इस तरह से काफ़ी दिनों में लड़ाई हुआ और इस तरह से अंत में जाकर के अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और अंग्रेज ने बंगाल पे शासन कर लिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब बंगाल उस जमाने का सबसे बड़ा हमारा प्रोविंस माना जाता था, जिस तरह आज हमारा राजस्थान बिगेस्ट स्टेट माना जाता है, उस जमाने में बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस माना जाता है। बच्चे एक बात गौर करें, आज हम लोग बंगाल से बिहार अलग हुआ, बंगाल से हमारा उड़ीसा अलग हुआ, बंगाल से हमारा झारखंड भी अलग हुआ और बंगाल को इस तरह 4-5 स्टेट को अगर मिला दे तो बंगाल हमारा इतना बड़ा प्रोविंस माना जाता था। और चूँकि वो कोस्टल एरिया था तो इस तरह से अंग्रेजों का मेन सॉफ्ट टारगेट हमारा क्या था? बंगाल। बच्चे आज हमारे देश का राजधानी न्यू दिल्ली है, लेकिन बहुत समय पहले हमारे देश का राजधानी कोलकाता हुआ करता था। और आज भी हम लोग अगर बंगाल जाते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजों का बनाया हुआ चीज़ें आज भी हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर देखते हैं। अंग्रेजों का दिया हुआ चीज़ें, रेलवे का नेटवर्क हो, चाहे ट्राम हो, चाहे तुम्हारा हावड़ा ब्रिज हो, ये सब हमारा अंग्रेजों का ही दिया हुआ है। तो बच्चे आज के वीडियो में हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी, इसके अलावा और भी कई कंट्रोवर्सीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आज की वीडियो में कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी या और भी कई तरह का बैटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।